नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अयोध्या में मस्जिद के लिए मिले 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल बनाने के लिए कांग्रेस सांसद ने 1 महीने का वेतन देने के लिए घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट सहित बागी विधायकों की कांग्रेस में वापसी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने डबल एक्शन प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है, विस्तार से बताएंगे। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच डील मामले में जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि 7 अगस्त 2008 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर मामले की एएनआई या सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इनके बीच कथित तौर पर एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन साइन किया गया था, जिसको लेकर दाखिल याचिका में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच कथित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा मांगने और इसकी जांच एएनआई और सीबीआई से कराने की मांग की याचिकाकर्ता द्वारा की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह संवेदनशील मामला है, याचिकाकर्ता को तथ्यों को देखकर सावधान रहना चाहिए। इस पर वकील महेश जेठमलानी ने कहा है कि यह समझौता कांग्रेस और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में दावा किया गया है कि 2008 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में थी, तब समझौता हुआ था। इस समझौते में उच्च स्तरीय जानकारी सहयोग का आदान प्रदान करने के समझौता ज्ञापन का दावा किया गया है। आपको बता दें, वकील शशांक शेखर और पत्रकार सोबियो की ओर से कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया गया था। इस याचिका में दावा किया गया है कि साल 2008 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में थी, तब समझौता हुआ था। याचिका में मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है 7 अगस्त 2008 को यह समझौता कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बीजिंग में हुआ था। इसमें दावा किया गया है कि दोनों के बीच उच्च स्तरीय सूचनाओं के आदान प्रदान और उनके बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन हुआ था। यह भी दावा किया गया है कि इसमें दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर एक दूसरे से परामर्श करने का अवसर प्रदान करने का समझौता भी हुआ था। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की मौजूदगी में इस समझौता ज्ञापन पर साइन किया था। हालांकि जब ये समझौता ज्ञापन पर साइन हुए थे, उस समय वर्तमान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उपराष्ट्रपति पद पे थे। तब इस समझौता ज्ञापन पर सोनिया गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी ने सिग्नेचर किया था। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल कर सीबीआई और एनआईए से जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। 24 घंटे के भीतर 4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कुलगांव के देवसर से भारतीय जनता पार्टी के सरपंच अपने पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नेताओं जिसमें सब्जार अहमद, निसार अहमद और आशिक हुसैन पाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन तीनों नेताओं ने निजी कारणों से भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का हवाला देते हुए कहा था कि आज के बाद उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि अगर उनके कारण किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसके लिए माफी चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं के इस्तीफे के पीछे की वजह कुलगाम में सरपंच के ऊपर हुए जानलेवा हमले को बताया जा रहा है। एक दिन पहले कुलगाम जिले के बेस्सू गांव में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच सजाद अहमद पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके चंद घंटे पहले ही काजीगुड़ अखरान में आतंकियों ने भारतीय जनता पार्टी पंच आरिफ अहमद पर हमला किया था।
इस हमले में आरिफ अहमद गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। सरपंचों पर हमले से भारतीय जनता पार्टी नेताओं में डर का माहौल है। माना जा रहा है कि आतंकियों के हमले के बाद ही भारतीय जनता पार्टी नेता इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि अपनी व्यस्तता के कारण वह भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को अंजाम देने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि माना जा रहा है कि आतंकी हमलों के बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में डर का माहौल हो गया है, जिसके कारण वो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अयोध्या में मस्जिद के लिए मिले 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल बनाने के लिए कांग्रेस सांसद ने 1 महीने का वेतन देने के लिए घोषणा की है। आपको बता दें कांग्रेस के लोकसभा सदस्य अब्दुल खालिद ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए मिली जमीन पर अस्पताल का निर्माण होने पर वो अपना 1 महीने का सैलरी देंगे। आपको बता दें कि असम की बरपेटा लोकसभा सीट से सांसद खालिद ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सरकार की ओर से मस्जिद के लिए दी गई जमीन जिस पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अस्पताल संग्रहालय बनाए जाने के लिए मैंने 1 महीने का वेतन देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के मकसद से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन नामक न्यास का गठन किया है। खबरों के मुताबिक इस 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद, अस्पताल, अनुसंधान केंद्र सहित कई जरूरी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। अब इसी को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा है कि उस जमीन पर अस्पताल बनाने के लिए मैं 1 महीने का अपना वेतन दूंगा, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में सियासी संकट के बीच कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट सहित बागी विधायकों की कांग्रेस में वापसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान की सियासी उठापटक में लगभग 29 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान की सियासी उठापटक जारी है। राजस्थान में जो विवाद चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, उसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। लेकिन ऐसी जानकारी सामने आई है, कांग्रेस के बागी विधायकों ने कांग्रेस आला कमान को संदेश भेजा है कि अगर राज्य में किसी तीसरे चेहरे को सीएम के तौर पर वापसी होती है तो पार्टी में लौट आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, बागी विधायकों ने कहा है कि वो राज्य में अब ना तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और न ही वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में आला कमान राज्य के लिए किसी तीसरे का नाम दे दे तो पार्टी में वापसी की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को वापसी के लिए बातचीत से पहले भाजपा से दोस्ती तोड़नी होगी और उनकी खातिरदारी छोड़कर घर लौटना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व से नाराज होकर बागी हुए सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों की वापसी की संभावनाओं के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि सबसे पहले बागी विधायक बातचीत करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भाजपा की मेजबानी छोड़े, उनकी खातिरदारी छोड़े, उनसे नाता तोड़े और मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा की भाजपा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़े, तब जाकर घर वापसी को लेकर बातचीत होगी। हालांकि बागी विधायकों की इन बातों से यह माना जा रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन वे ना तो सचिन पायलट को और न ही अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वे किसी तीसरे चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो हो सकता है कि इन विधायकों की कांग्रेस में वापसी हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने भी सीधे सीधे कहा है कि पहले सचिन पायलट और उनके गुट के सभी 19 विधायक भाजपा से नाता तोड़े, उनकी मेजबानी छोड़े, तब जाकर कांग्रेस में वापसी को लेकर बातचीत होगी। हालांकि इन बागी विधायकों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो आला कमान से माफी मांग लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी में वापिस आ सकते हैं। आपको बता दें कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक राजस्थान के एक होटल में रुके हुए हैं, जबकि सचिन पायलट गुट के 19 विधायक हरियाणा के होटल में रुके हुए हैं। अब 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि इस सत्र में कांग्रेस बहुमत परीक्षण करवा सकती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके पास 109 विधायकों की संख्या है, जो कि राजस्थान के 200 विधानसभा सदस्य सीटों में से जिसमें बहुमत की संख्या 101 है, उससे 8 ज्यादा विधायक हैं। हालांकि 14 अगस्त को ही यह साफ हो पाएगा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा सत्र के दौरान क्या बहुमत सिद्ध करेगी या फिर नहीं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बताएं कि राजस्थान कांग्रेस विधायक ने कहा है कि
पायलट ने जिन पर भरोसा किया वही उनको धक्का देने वाले निकले। दरअसल आपको बता कि राजस्थान कांग्रेस के एक विधायक ने सचिन पायलट को राय देने वाले को गलत लोग बताया और कहा कि पायलट ने जिन पर भरोसा किया वह सबसे पहले धक्का देने वाले लोगों में से है। इन लोगों के लिए जयचंद शब्द का इस्तेमाल करते हुए विधायक ने भी आरोप लगाया कि इन सारे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा ने एक स्थानीय टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा बेहतर यही होता कि वह पायलट हम लोग जैसों की थोड़ी भी राय लेते तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर 19 लोग नहीं उनके वहाँ 40 लोग हो सकते थे या 45 लोग हो सकते थे, मगर हमसे उन्होंने ढंग से राय नहीं ली। विधायक का कहना है कि मुझे लगता है कि खेल को कोई और पलट रहा है। पायलट की टीम बहुत बड़ी है, उनको यही अंदाजा नहीं था। उन्होंने भरोसा जिन पर किया वे सबसे पहले धक्का देने वालों में से हैं। इसके साथ ही उन्होंने पायलट को राय देने वालों की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए उन्हें जयचंद भी करार दिया है। विधायक का कहना है कि उनके शुभचिंतक यहाँ भी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, हम 100% कांग्रेस को ही वोट देंगे। विधायक का कहना है कि मगर धक्का देने वालों में से नहीं है। पायलट की टीम में जो रायचंद व राय बहादुर थे अब वो जयचंद हो गए हैं। उनका कहना है कि 100% वहाँ पर 1-2 रायचंद राय बहादुर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि जो रायचंद राय बहादुर थे वे सबसे पहले उनका साथ छोड़कर हमारे पास आएंगे। विधायक का कहना है कि ऐसे लोगों का एक दिन भांडा फोड़ हो जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन सब सारे कारनामों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं होता तो पायलट खेमे के विधायक हरियाणा पुलिस के संरक्षण में नहीं होते। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग साफ तौर पर हैं। वे बागी विधायक वापस आना चाह रहे हैं हमारे पास, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि इन सब खेल में भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर हाथ है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से उनका यह भी कहना है कि सचिन पायलट गुट के बागी विधायक वो कांग्रेस में वापिस आना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी न किसी प्रकार से रोका जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने डबल एक्शन प्लान बनाया है। आपको दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने एक डबल एक्शन प्लान तैयार किया है। प्लान में पार्टी 2 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी में है। कांग्रेस एक और पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए अपने पूर्व विधायकों को धोखे को प्रचारित करने और शुद्धिकरण के लिए युद्ध के लिए शुद्ध अभियान शुरू कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ सरकार के 15 महीने के सुशासन को जनता के सामने कांग्रेस लेकर जाएगी। कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बागी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के उनके मन के शुद्धिकरण का भी अभियान शुरू करेगी। इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार से कर दी है। कांग्रेस का मानना है कि इन क्षेत्रों के मतदाताओं ने कांग्रेस को ही वोट दिया था, लेकिन बागी विधायकों ने उनके वोट अशुद्ध कर दिए हैं। इसलिए मतदाताओं को फिर से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके लिए उपचुनाव वाली सभी 27 विधानसभा सीटों पर एक एक घर जाकर मतदाताओं को आधा लीटर गंगा जल वितरित किया जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल कर रही है। दूसरा, डबल एक्शन प्लान के तहत कांग्रेस सरकार यानी कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसले को जनता के सामने लेकर कांग्रेस जाएगी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन का जवाब अपने 15 महीने के सुशासन से देगी। इसके लिए कमलनाथ सरकार के फैसलों को जनता के बीच प्रचारित किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताओं को भी जनता में प्रचारित करेगी। इसे कमलनाथ के संदेश के नाम से प्रदेश की जनता के बीच पहुंचाने की तैयारी हो गई है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कर दी है। हालांकि कांग्रेस का ये डबल एक्शन प्लान किस हद तक कामयाब होता है यह मध्य प्रदेश के खाली हुए 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि पहले भी कमलनाथ कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में इन सभी 27 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 20 से 22 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। उन्होंने पिछले दिनों दावा किया था कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौट कर आएगी, लेकिन उनका दावा कितना सही साबित होता है यह 27 विधानसभा सीटों के नतीजे आने के बाद ही यानी उपचुनाव के बाद इन सभी 27 सीटों के नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब मोदी सरकार। दरअसल आपको पता है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या ने 20 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब
गायब है मोदी सरकार। हालांकि राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में 17 जुलाई को किए गए ट्वीट का भी हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने 10 लाख कोरोना वायरस मामले को होने पर कहा था कि इसी तेजी से कोविड-19 फैला तो 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस नियोजित कदम उठाने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि देश में अब कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार काफी तेज हो गई है। पिछले कई दिनों से हर रोज लगभग 50,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अमेरिका, ब्राजील के बाद अब भारत दुनिया में तीसरा देश बन गया है। अब भारत में 20 लाख के ऊपर कोरोना संक्रमित हो गए। इस 20 लाख के आंकड़ा के पार होते ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। हालांकि आपको बता दें कि रोज जितने मामले सामने आ रहे हैं उस संख्या के लगभग आधे से ज्यादा लोग रोज ठीक भी हो रहे हैं और यहाँ पर मरने वालों की संख्या भी काफी कम है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर ट्विटर पर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने के खिलाफ मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की है। पोस्ट में उद्धव को एक मौलवी की तरह दिखाया गया है। पुलिस ने एक शिव सैनिक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि ट्विटर यूजर सुनैना हाले नाम के ट्विटर हैंडल से अपमानजनक टिप्पणी की गई है। पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें उद्धव को एक मौलवी की तरह दिखाया गया। तस्वीर के साथ कुछ अपशब्द भी लिखे गए थे, जिसको लेकर धर्मेंद्र मिश्रा नाम के शिव सैनिक जो कि पेशे से वकील हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है।